आइए दोस्तों, होली बोर्ड का जो वीकली लाइव टेस्ट अभी जो 5 से 7 जून तक का जो अभी लाइव था उसका मैथ का एनालिसिस देखते हैं। ये शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बाइलिंगुअल तो नहीं है, सिर्फ हिंदी में है। देखिए, यहाँ पे एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनके परिमापों का अनुपात बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बनता है कि जब क्षेत्रफल बराबर हो तो परिमाप जो होगा उसका जो रेशियो होगा वो होगा √π/2। ठीक है, और दूसरा कंडीशन होता है कि जब परिमाप बराबर हो तो क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा अनुपात वो हो जाएगा 4/π। आइए देखते हैं कि एक वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा²। ठीक है, मतलब a²। अब देखिए, r और a का जो रेशियो होगा r² और a² का जो रेशियो होगा, इधर कुछ नहीं, इसके साथ तो 1 होगा और एक पाई यहाँ जाएगा। तो देखिए, r का a, तो ये हो गया 1/π। अब बोल रहे हैं उनके परिमापों का अनुपात। तो देखिए, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr रेशियो 2πr और रेशियो हो जाएगा ये वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, तब देखिए 2 और यहाँ पे r का वैल्यू कितना रखना है 1, पाई 1, और यहाँ पे 4 गुने a का वैल्यू कितना रखना है √π। तो अब देखिए √π है तो इस पाई को हम √π गुने √π लिख सकते हैं। तो 1 √π से 1 √π खत्म। तो यहाँ पे जो हो जाएगा उनके परिमापों का अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 2 से 2 बार ना, तो √π रेशियो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की जगह पे p दिया है तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके बीच का अनुपात 5:8 है। यदि उनमें से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात क्रमशः क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसको 5x और 8x मान लेते हैं दोनों संख्या। अब इन दोनों में से बोला है 4 घटाने, तो न्यू जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 और 12, और मूल संख्या पूछ रहा है यानी कि इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए, 12 से 5 में गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, और एक क्रॉस गुना होगा तो 56 हो जाएगा। तो 60 में से 56 माइनस होगा तो 4x। अब देखिए, 7 चौका 28 और 12 चौका 48, 28 - 48 मतलब 48 - 28 20 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो मूल संख्या पूछा है तो ये 5x होगा, तो 5 × 5 = 25 और 8 × 5 = 40। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि एक काम को 72 दिनों में और बी उसी काम को 84 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना 12 × 6 और ये 12 × 7 इतना होगा। इसको पूरा भी गुना करके लिख सकते हैं। अब देखिए, ए और बी साथ पहले 24 दिन काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है, शेष खर्च को बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो देखिए, 72 से 72 खत्म हो जाएगा तो ये इसका इफिशियंसी 7 आ गया, और 12 × 7 = 84 तो ये 6 इफिशियंसी आ गया। इसको लिख लेते हैं 72 और 7, 7 दूना 14, 504 टोटल वर्क है। अब देखिए, बोला कि ये दोनों मिलकर 24 दिन काम करते हैं, तो 13 × 24, 24 दिनों में कितना काम करेंगे 2, 312 काम। तो शेष काम कितना बचा 2, 9, 1, यानी कि शेष जो काम बचा है इसको बी अकेले कितना में करेगा। तो बी जो करेगा इसको, बी का जो कार्य क्षमता कितना है 6 है, तो 6 से 3 18, 6 दूना 12 यानी कि 32 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार के पास 250 डब्बे हैं, उनमें से उसने 75 डिब्बे p% लाभ पर और शेष डिब्बे p-6% लाभ पर बेचे। यदि उसको उसके द्वारा अर्जित निव्वल लाभ यानी कि टोटल लाभ जो है 16% का है, तो p का मान कितना है। देखिए, 250 में से अगर 75 डब्बा को p% पर बेचा है तो शेष कितना डब्बा बचा है 175 बचा होगा, है ना। तो देखिए, अगर इसका ये तो बड़ा है तो गुना करने में दिक्कत होगा, तो 25 से इसको 3 बार में काट लेते हैं, 25 से 7 बार में। तो देखिए, 3 डिब्बा को p% लाभ पर बेचा है और 7 डिब्बा को p-6% के लाभ पे बेचा है, और टोटल जो उसको हुआ है कितना पे इस 7 और 3 10, ये जो काट के रेशियो में लाए हैं तो रेशियो से बनाते हैं, इस पर कितना का हुआ है उसको 16% का लाभ हुआ है, इतना ही से बनाते हैं। तो 3p प्लस 7p हो जाएगा और माइनस है 42 और ये हो जाएगा 160। देखिए, इधर जो 42 माइनस में इधर आके इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 202
और 7 और 3 ये हो जाएगा 10p। तो 10p बराबर 202, तो 10 काट देंगे तो ये जो प्रॉफिट था वो p का मान कितना था 20.2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर से 108 मीटर पीछे है और पुलिस 1 मिनट में 16 मीटर और चोर 1 मिनट में 13 मीटर दौड़ता है, तो पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ेगा? तो पकड़ने में लगा समय बराबर होता है चोर द्वारा तय दूरी, जो भाग रहा है पहले, चोर भागे या फिर कोई भी भागे, उसके द्वारा तय दूरी, तो यहाँ जो डिस्टेंस है 108 है उसके द्वारा, और दोनों के चाल का जो डिफरेंस होगा, तो ये हो जाएगा। देखिए चोर भाग रहा है 13 से और पुलिस पकड़ रहा है 16 से, यानी कि पर मिनट उसको 3 मीटर एक्स्ट्रा पकड़ रहा है, तो जो सापेक्ष चाल होता है ना, इसी से भाग देंगे। तो 3 से हो जाएगा 3 तिया 9, 3 छक 18, यानी कि 36 मिनट में पुलिस उसको पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि x का 20% 1/5 जो कि y के बराबर है, तो y का वैल्यू 1 आ गया और x का वैल्यू 5 आ गया। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1। अब इसमें रख दीजिए x का वैल्यू 5 तो ये 15 हो जाएगा, और ये 2 गुने 1 15 और 2 17, और 15 माइनस 2 तो 13। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक पात्र में कुछ मात्रा में शुद्ध दूध है, जब दूध का 20% पानी से बदला जाता है तो पात्र में दूध की मात्रा 40 हो जाती है, तो पात्र में शुद्ध दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। देखिए ये पानी से बदला जाता है, 20% दूध निकाल के पानी से बदला जाता है, तो मान लेते हैं टोटल x रहा होगा, तो इसका अब कितना बचा 80 लीटर बचा है, और इसको पानी से बदल दिया तो ये तो 20 लीटर हटा ही दिया है ना, तो जो पात्र में दूध की मात्रा कितना हो जाता है 40 लीटर। तो 80% बराबर 40 है, यानी कि ये 4 5 4 से 10, यानी कि x जो हम माने थे पात्र में प्रारंभिक दूध की मात्रा ही माने थे ना, एक पात्र में कुछ मात्रा में दूध है, तो ये जो दूध है मान लेते हैं x है, तो x का 80% बचा है जो कि 40 के बराबर है, तो x बराबर 5 दाहीं के 50। ठीक है, तो प्रारंभ में जो दूध का मात्रा था वो 50 था। देखिए यहाँ पे दिया है कि 4 cosec स्क्वायर a माइनस 4 tan स्क्वायर 90 माइनस a। तो देखिए tan 90 माइनस a बराबर होता है cot a। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। देखिए दोनों में जो 4 है उसको कॉमन ले ले तो हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 गुने 4 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 100 डिग्री के केंद्रीय कोण द्वारा आंतरिक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये जो 100 डिग्री बना रहा है उसका जो क्षेत्रफल है वो पूछा है। ठीक है, तो 100 डिग्री त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटा 360 गुने 22/7 पाई, और आर स्क्वायर तो 21 गुने 21। 7 से 3 बार में, 0 से 0, 3 से 12, 3 चौका 12, 3 7 21, 2 से 2 11, 5 77 बचे 385 होता है। देखिए ये 10 नंबर जो दिया है कि एक रेखा का ढलान उन बिंदुओं 2 5 और 6 17 को जोड़ने वाली रेखा के ढलान के बराबर है यदि रेखा बिंदु 4 - 1 मतलब ये x y है से गुजरती है, तो इसका समीकरण क्या होगा? तो अगर रेखा बिंदु जो दे दे तो डायरेक्ट उसी से समीकरण निकल जाएगा। ठीक है, इससे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी सेक्शनल टाइमिंग 15 मिनट है उसके लिए बता रहे हैं कि उससे। तो x का वैल्यू इसमें 4 रख दीजिए और y का वैल्यू -1, जो समीकरण सेटिस्फाई होगा वही आंसर होगा। तो y का -1 3 गुना 4 प्लस 13, ये कभी बराबर नहीं होगा। देखिए ये -1 3 चौका 12, तो 13 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें होगा -1 3 गुना 4 x का वैल्यू और -3, तो ये -1 12 - 13 -1, यही सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगर रेखा बिंदु से गुजरती है और बिंदु का वैल्यू दे दिया है x y का, तो इसका जो समीकरण होगा वो डायरेक्ट समीकरण में x और y का वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक ठोस अर्धगोलार्ध मतलब आधा गोला बोल रहा है, एक सिलेंडर के शीर्ष पे अध्यापित है। सिलेंडर बेलन को बोलते हैं, इस पे स्थापित है, जिसकी त्रिज्या r है। अगर इसकी त्रिज्या r होगी तो यहाँ तक भी त्रिज्या होता है। यदि ठोस की कुल ऊंचाई 5r है तो 1r घटा देंगे तो इसका ऊंचाई कितना आ जाएगा 4r, तब ना कुल ऊंचाई 5r हो जाएगा। कुल ऊंचाई 5r हो जाती है, तो ठोस का कुल सतही क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है अर्धगोला का वो क्या होता है कुल सतही क्षेत्रफल। तो गोला का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, और ये जो बेस वाला है इसका भी जोड़ेंगे तो पाई r स्क्वायर, और ये बेलन का जो है सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो ये दोनों मिला के 3 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा। अगर पाई r कॉमन ले लेंगे तो 3r प्लस 2h बचेगा, तो पाई r 3r प्लस 2 गुने h का वैल्यू कितना है
एच इतना ही है ना, तो एच का वैल्यू है 4R। देखिए 4R यहाँ पे है, तो 4 दूना 8 और 3 11, 11R, और ए वाला आर है तो स्क्वायर हो जाएगा और पाई हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आंसर होगा। ठीक है, देखिए अमन एक शंकु को पूरी तरह से एक गोले के अंदर रखता है ताकि शंकु का आधार गोले के आधार पर हो और दोनों का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, यदि शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए जब कभी भी किसी गोला में कोई शंकु बना रहा हो, दोनों का त्रिज्या समान हो, ठीक है, तो हमेशा शंकु का आयतन और गोले का आयतन जो होगा वो हमेशा 1:4 में होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि गोला में क्या होता है, यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या, तो ये भी आर हो जाएगा। तो शंकु का ऊंचाई तो यही हो गया, एच बराबर आर, तो ये आर बराबर है। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई अगर 7 दिया है तो ये त्रिज्या भी 7 ही है, दोनों तो बराबर ही दिया है ना। तो देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो दोनों का आर सेम है, तो एच का वैल्यू भी तो आर ही है, तो आर स्क्वायर गुने आर और ए 4 आर क्यू से आर क्यू खत्म, इधर कुछ नहीं, एक बचा तो 1:1:4 आएगा आंसर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ऊपर और नीचे सब सेम है। ठीक है, अगर इसको डेसिमल हटाना हो तो हम इसको लिख सकते हैं 18 का क्यू बाई 100, ये पूरा का होल क्यू हो जाएगा, माइनस 20/100 का होल क्यू प्लस 15/100। डेसिमल हटा रहे हैं तो सबके बेस में 100 आएगा। ठीक है, और डेसिमल पर क्यू है यानी कि 100 पर भी क्यू है, तो ऐसे बनेगा माइनस 17/100 का क्यू, ऊपर 18 क्यू माइनस 20 का क्यू प्लस 15 का क्यू माइनस 17 का क्यू। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें से 1/100 का क्यू अगर कॉमन ले ले, 1/100 का क्यू अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे बचेगा कितना, 18 का क्यू माइनस 20 का क्यू प्लस 15 का क्यू माइनस 17 का क्यू, और ऊपर भी सेम है, 18 माइनस 20 प्लस 15 का क्यू माइनस 17 का, ऊपर से नीचे ख़त्म तो ऊपर एक बचा, तो ऊपर जब एक बचा तो ये इसके नीचे है 1/1/100, तो ये ऊपर पलट के जाएगा यानी कि 100 का क्यू बचेगा, तो 2 जीरो पे पावर 3 है यानी कि 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना लंबा बनाना नहीं था, इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पे बेस है तो ये 1/100 का क्यू कॉमन होगा, ऊपर एक होगा, इसको पलट के ऊपर कर देंगे, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, 2 सेकंड का क्वेश्चन था। आरोही क्रम में लिखी गई 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत 21 है। देखिए अगर विषम संख्या क्रमागत है या फिर लगातार कोई संख्या हो तो हमेशा बीच वाली संख्या उसका औसत होता है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं इसमें 21 है तो इसके आगे 3 और पीछे 3। ठीक है, लगातार क्रमागत विषम है तो बोला है कि अंतिम 3 संख्या, तो पहले का संख्या से मतलब नहीं, अंतिम 21 के बाद 23 होगा, 25 होगा और 27 होगा, विषम संख्या ही होगा। और 28 और 37 का औसत कितना है, अंतिम 3 संख्याओं और 28 और 37 का औसत कितना है, तो इसमें 28 और 37, अब इतना का औसत पूछा है तो टोटल 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे, ये कितना आएगा, 20 20 40 20 60 20 80 और 30, 110, 5 और 3 8 7 15 8 23 और 7 30, यानी कि टोटल 140 भागे 5 28। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 7 वर्षों में 5 गुनी होती है तो फिर अगला 7 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, तो 7 और 7 14 वर्ष हो जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर 40/41 दिया है, तो 40/41 का संबंध 9 से होता है, तो अगर थीटा मान लेते हैं तो लंब बटा कर्ण है, तो लंब 40/41 तो बेस होगा 9, यही रहा होगा ना। अब देखिए 8 cos थीटा है प्लस cot थीटा इंटू साइन थीटा है, तो cot थीटा को cos बटा साइन लिख सकते हैं, गुने साइन, साइन से साइन खत्म तो ये cos हो जाएगा, तो ये cos बचा, cos थीटा बटा में है cos स्क्वायर थीटा, तो इसको पूरा 8 और 1 9 cos थीटा लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से एक cos खत्म, तो 9 बटा cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यही होता है ना, तो 9 और बेस में यहाँ 41 होगा तो उलट के ऊपर चला जाएगा, तो पलट जाएगा तो 9 9 तो 41 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1/9.432 का वैल्यू 0.1060 है। ठीक है, तो पूछा है कि 1/0.00942 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए 9 के बाद दशमलव ले जाएंगे तब जाके इसका वैल्यू इतना हो जाता है, तो यहाँ भी यहाँ से दशमलव लेके यहाँ करना है। ठीक है, तो कितना अंक दाईं तरफ जाना होगा, तो जितना अंक दाईं तरफ उतना 10 से भाग देना होता है, तो इसमें 10 से भाग देना है यानी कि ऊपर उतना, बेस में भी कर सकते हैं, तो 3 अंक नीचे तो 3 10 से भाग देना होगा, 3 अंक दाईं तरफ जाना होगा, तो नीचे 1000 आया तो ऊपर जाएगा, तो देखिए 1/9.432 और ये जो 1000 है ऊपर जाएगा 1000, तो अब देखिए इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 0.1060 गुने 1000 और बेस ख़त्म करेंगे तो 4 जीरो, तो इतना हटाएंगे तो 106
ये 0 से 0 खत्म, 106.0। आशा और जिया ने 12 और 13 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश करके एक साझेदारी की तथा 6 महीने बाद आशा ने फिर से प्रारंभिक निवेश का 16.66, इसको लिख सकते हैं, 2/3 है तो इसको 1/6 लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वर्ष के अंत में आशा और जिया के लाभ की हिस्सेदारी का अनुपात क्या होगा? तो आशा और जिया अभी 12 है तो ये 6 महीने के लिए, और 12 है 6 महीने के लिए, उसके बाद प्रारंभिक निवेश का 1/6 यानी कि 12 का 1/6 यानी कि 2 बढ़ाया है तो 12 और 2 अब 14 निवेश है अगले 6 महीने के लिए, और इसका जो है 13 ही है पूरा 12 महीने के लिए। तो ये 12 छक 72 और ये 84 और 13 12 156 होता है ना, तो ये हो गया 4 और 2 156 यानी कि 1:1। एक फल विक्रेता 30 रुपया प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन केले खरीदता है, ठीक है। बिक्री के समय इनमें से 30 केले खाने योग्य नहीं पाए जाते हैं। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने बचे हुए केलों को किस स्तर पर, ये दशमलव निकटतम पूर्णांक बोल रहा है यानी कि डेसिमल में लाना है, मतलब लगभग में आंसर लाना है, अप्रॉक्स से बेचना चाहिए। देखिए इसका जो CP होगा वो हो जाएगा 30 रुपये प्रति दर्जन से 12 दर्जन का 360 रुपया, ठीक है। और बिक्री के समय इनमें से 30 केले खाने योग्य नहीं थे, और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए केलों को किस दर पर बेचना चाहिए। तो देखिए 10% लाभ तो इसी पे कमाएगा ना, यानी कि इसका जो SP है 10% लाभ पे, वो कितना हो जाएगा? 360 का 10% यानी कि 36, तो 360 + 36 यानी कि 396 रुपया में बेचना चाहता है, ठीक है। तभी तो 10% का लाभ होगा इस पर। तो अब देखिए टोटल केला कितना था? 12 दर्जन यानी कि कुल केला की संख्या 144 केला था, उसमें से 30 केले खाने योग्य नहीं है, तो बचा हुआ जो है शेष 30 इसमें से माइनस करेंगे तो 114 केला है। तो बोल रहा है कि बचे हुए केले को पर दर्जन पे पूछ रहे हैं ना, इसमें 12 से भाग देना ही होगा, 12 9 108, 8 और 6 यानी कि 9.5 दर्जन है ना। 108 के बाद देखिए 108 + 6 इसी में टूट रहा है ना ये, तो 108 12 दर्जन है और 6 आधा दर्जन है यानी कि 9.5 दर्जन हो गया। $396 में बेचना है और 9.5 दर्जन है, तो 95 से 4 बार में 5 चौका 20 9 चौका 36 और 2 38 6 64 एक बार में लगेगा यानी कि 41 दशमलव समथिंग है, तो 41 दशमलव समथिंग यानी कि 42 रुपये प्रति दर्जन बेचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए स्थिर जल में नाव और धारा की चाल दे दिया है इतना है, और धारा के अनुकूल इतना दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? तो अनुकूल जो समय लगेगा उसमें तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 15 और 3 18, 18 से 7 बार में यानी कि 70 घंटे लगेंगे। देखिए ये बोला है कि √6 और 1 इतना, तो इसका जो डेसिमलाइजेशन करना पड़ेगा 1 है, तो √2 √3 माइनस √5, तो ऊपर नीचे प्लस वाले से माइनस है तो ऊपर प्लस वाले से गुना, तो √2 + √3 + √5, ऐसे ही नीचे √2 + √3 + √5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए इसका जो वैल्यू होगा ये तो 5 5 5 रहेगा माइनस में, और a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² 3 2 5 प्लस 2ab 2√6, ठीक है, यही होगा बेस में। तो बेस में a हो जाएगा और ऊपर जो हो जाएगा √2 + √3 + √5 माइनस √2 + √3 माइनस √5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 + 2√6 माइनस 5, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो इसका बेस सेम हो गया 2√6 और यहाँ पे √6 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 + √3 + √5 माइनस प्लस माइनस माइनस और ये प्लस √5, ठीक है। 2 से 2 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे √5 2√5/2 यानी कि √5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ABC और DEF समान त्रिभुज है तो x का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे AB का वैल्यू नहीं दिया है इधर, DE का नहीं। अब हम इस त्रिभुज को क्या करते हैं, बस ऐसे उठा के और A वाला पार्ट इधर पलट देते हैं, जैसे ABC है ना, तो हम कर देते हैं इसको, यहाँ पे C है तो इसी को पलट के हम यहाँ पे लिखते हैं A
और बी इस तरफ था, इसको इस तरफ कर लेते हैं और सी को इस तरफ कर लेते हैं। तो अब देखिए ये जो एक्स है उस तरफ चला जाएगा और ये बेस तो यही रहेगा। तो अब देखिए अब ये दोनों त्रिभुज हो गया ना, सेम दिख रहा है ना, इधर का खाली है इधर का खाली है। तो देखिए अब ये एक दूसरे के रेशियो में है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा x/24 और 18/36, 18 दूना 36, 2 से 12, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 12। तो इसका 12 आंसर होगा, ठीक है। देखिए यदि sin 4x + 5 इंटू कोसेक 85 - 4x = 1 है। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है जब ये थीटा जो है या दोनों सेम हो या फिर दोनों को जोड़ने पे 90 आता है, ठीक है, यही है ना। तो यहाँ पे हम साइन 4x + 5 और कोसेक का उल्टा कितना होता है, साइन होता है ना, तो हम इसको साइन 85 - 4x = 1 लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 4x + 5 बराबर में चला जाएगा साइन 85 - 4x, साइन से साइन खत्म हो जाएगा। तो ये 4x जो माइनस में इधर आके प्लस में 4 8x और 85 - 5 तो 80 हो जाएगा। तो यानी कि x का जो वैल्यू है कितना है 10 है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो सही नहीं है उसको चुनना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC के लिए कर्ण का माध्यक कर्ण का आधा होता है। देखिए कोई समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं, ठीक है, समकोण यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो। सी बोल रहा है कि कर्ण का माध्यक, एक कर्ण का जो मध्य बिंदु होगा वो कर्ण का माध्यक कर्ण का आधा होता है। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यहाँ से इसको जो मिलाएंगे तो ये जो इसके मध्य बिंदु पर होता है कर्ण का माध्यक मध्य बिंदु पर, तो ये जो माध्यिका खींची जाती है ये हमेशा कर्ण की आधी होती है। अगर ये 6 है तो ये पूरा 6 है तो ये 3 का होगा, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। जो सही नहीं है वो उत्तर होगा, ठीक है। किसी त्रिभुज में यदि किसी शीर्ष को सम्मुख शीर्षों के मध्य बिंदु से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त रेखा को केंद्रक कहा जाता है। देखिए किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष को, ठीक है, ये जो किसी शीर्ष को सम्मुख शीर्ष के मध्य बिंदु से यहाँ मध्य बिंदु से मिलाने से जोड़ा जाता है, मध्य बिंदु को जब जोड़ता है यहाँ से तो इस प्रकार प्राप्त रेखा को, ये रेखा केंद्रक तो नहीं होता है ना, ये तो माध्यिका होता है ना, माध्यिका होता है। तो यही गलत है और यही अपना आंसर है, ठीक है। अब देखिए समान आधार वाले और समानांतर रेखाओं के समान युग्म के बीच स्थित सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। देखिए कोई समानांतर रेखाएं हैं और उनके बीच जो स्थित होगा त्रिभुज, उस सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि देखिए सबका हाइट सेम है, हाइट बेस भी सेम है, ठीक है। तो समान आधार वाले और समानांतर रेखाओं के युग्म के बीच स्थित सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो सब समान होता है, ये भी सही है, ठीक है। त्रिभुज तभी संभव है यदि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो। देखिए त्रिभुज कब संभव है, मान लेते हैं एक ट्रिपलेट लेते हैं, 3 4 5 ही लेते हैं, ठीक है। इससे समझते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, देखिए 5 - 3 तो 2 आया है, ठीक है। तीसरी भुजा जो बची है उससे हमेशा कम है ना, देखिए 4 - 3 तो 1, ये 5 से कम है, वैसे ही 5 - 4 तो 1, 3 से कम है। तो ऐसे ही तो ये जब तक इस चीज़ को फुलफिल नहीं करेगा तब तक कोई त्रिभुज संभव नहीं है। किन्हीं दो भुजाओं का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी से हमेशा कम होगा, ठीक है। और इसी में होता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग होगा, ये अंतर बोला है ना, दोनों का डिफरेंस और दोनों का जो योग होगा ऐड करने पे हमेशा वो तीसरी से ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये अंतर होता है। और दूसरा होता है कि दो भुजाओं का योग यहाँ पे दे देगा अंतर की जगह पे और ये हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन होता है तभी त्रिभुज संभव होता है, ठीक है। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए बोला है कि कथन ए में बोला है कि 35 और 70 के बीच 8 अभाज्य संख्या हैं। तो 35 के बाद 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा और 47 भी होगा, 49 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 53 होगा, 57 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 59 होगा, 61 होगा और 67 होगा, ठीक है। उसके बाद तो 70 आ जाता है। देखिए 3 और 3 6 और 2 8, 8 अभाज्य संख्याएँ हैं। तो कथन ये तो सही है। अब देखिए 4 का क्यू 64 है और 6 का क्यू 216 है। तो बोल रहा है कि इसके बीच 152 संख्याएँ हैं। तो देखिए इसका जो अंतर आएगा ना उसमें से 1 माइनस कर देना, उतना ही संख्या होगा। तो 216 - 64, 6 - 4 तो 2, 11 - 6 तो 5, 2 - 1 तो 1 -1, यानी कि ये 151 है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, यानी कि कथन ये सिर्फ सही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो दोस्तों से शेयर कीजिए।
ठीक है, ऐसे ही देखते रहिए। और ये वीडियो लंबा होने का कारण है कि थोड़ा सा वो डीप में बताना, अच्छे से समझाना, इस वजह से होता है। ठीक है, नहीं तो आज का जो था उसमें 1-2 क्वेश्चन परेशान करने वाले थे, लेकिन बाकी बनने वाले थे। ठीक है, धन्यवाद।